नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो घटना चक्र पॉलिटी की नेक्स्ट पार्ट में आज हम कवर करेंगे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और उद्देशिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के अनुच्छेद से। भारतीय संविधान में कितने अभी अनुच्छेद है वर्तमान में? तो 470 के लगभग है, तो 400 से अधिक। ठीक है, तो 400 से अधिक अनुच्छेद है भारत के संविधान में। तो प्रारंभ में थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में भागों की संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। और अनुच्छेद है वो 400 से अधिक, लगभग 470 के लगभग अनुच्छेदों की संख्या हो गई है। स्टार्टिंग के अंदर अनुसूचियों की बात करें, ठीक है, तो 8 थी और अब हो गई है 12। तो 4 अनुसूचियां एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, 3 भाग जोड़े गए हैं और अनुच्छेद जोड़े गए हैं 395 से लेके 470 तक के। अगला है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे प्रारंभ में। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से लगभग 470 के लगभग अनुच्छेद है और अनुसूचियां 12 है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, स्टार्टिंग में भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो ये संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो नए राज्यों का गठन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का गठन। नागरिकता दी गई है भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार दिए गए हैं 3 में और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना दी गई है 323A के अंदर। तो आपको ये सारे अनुच्छेद रिवाइज करने हैं एक बार। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। तो ये आता है 117 अनुच्छेद के अंदर। 117 अनुच्छेद क्या है? तो 117 अनुच्छेद के अंदर प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) इसके उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी जो प्रावधान है, अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये 117 अनुच्छेद के अंदर प्रावधान है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो विशेष उपबंध किया गया है वित्त विधेयक है 110 के अंदर, कैसे लेके च तक, और विशेष उपबंध इसमें किया गया है 117 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 117 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि के द्वारा विधियमन। और अनुच्छेद 121 में क्या है? उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 117, 119, 121 और 123 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं, इनका जैसे यूपीएससी है, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 312, इसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से
स्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है जो संसद विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध करती है। तो आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? इसमें से भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में। तो केवल सेकंड इसका सही है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद 324 के अंदर है। तो 324 के अंदर है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन में हमारे को दिया हुआ था अनुच्छेद 318। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? 124 में। जबकि अनुच्छेद 318 की बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। तो 318 में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा नियम, ठीक है, सेवा की शर्तें जो होती है उनके लिए विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 315 में, और दोनों के लिए, संघ के लिए और राज्य के लिए। इसके लिए लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी है, इनका प्रावधान 315 में उल्लेखित है। जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो 332 में क्या है? विधानसभाओं में अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 332 में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है? 165 के अंतर्गत। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, और 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। तो इसमें जो आर्टिकल्स है वो सारे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 324 में है निर्वाचन आयोग का गठन। इसके बाद में आर्टिकल 124 के अंदर है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 318 में है जो आरपीएससी लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारी है उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित है ये। 315 में क्या है? 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है 315 में। और 332 के अंदर रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों की विधानसभाओं के अंदर। 165 की बात करें तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं बताना है। अनुच्छेद 39A है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है 39A। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, ये संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता से, और अनुच्छेद 48 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित। तो इसमें 2 सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है? 39A में। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है, और समान नागरिक संहिता है 44 में। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन तो किया जाएगा 40 के अंतर्गत, और समान नागरिक संहिता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 44 में। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 48 में नहीं है, अनुच्छेद 50 में है। तो इस तरीके से ये अपना ऑप्शन गलत है, 48 की जगह इसमें है 50। अनुच्छेद 48 की बात करें तो ये है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित। 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन के संगठन से। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, इसमें आपको मैच करना है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 245। तो अनुच्छेद 124 है संबंधित संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 है संबंधित नागरिकता से। अनुच्छेद 352 है आकस्मिक प्रावधान से संबंधित।
और अनुच्छेद 245 है विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित। तो सारे ऑप्शन इसमें मैच है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ में के समय जो है नागरिकता थी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 245 में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा है। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। ठीक है, आकस्मिक दिया गया है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, आपातकालीन प्रावधान। तो 3 आपातकालीन प्रावधान होते हैं, 3 है, आर्टिकल 352, 356 और 360। इनमें जो है इमरजेंसी वाली आपातकालीन होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, 36, 74 और 368, तो इनको मैच करना है। तो अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 36 के अंदर है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 की बात करें तो ये इसमें है मंत्रिपरिषद का जिक्र, और 368 की बात करें तो इसमें है संशोधन की प्रक्रिया। तो 14 में समानता का अधिकार, 36 के अंदर नीति निर्देशक तत्व, 74 के अंदर मंत्रिपरिषद और 368 में संशोधन की प्रक्रिया। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और इसके बाद में है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो इसको अनुसूची से मैच करना है। ठीक है, तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ये है नए राज्यों को शामिल करने का अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 2। समता का अधिकार है 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 22 के अंदर। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये है आर्टिकल 111 111 में है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। ठीक है, तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में, समता का अधिकार 14 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये है 22 में, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये है अनुच्छेद 111 में। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 54, 75, 155 और 164, ये अनुच्छेद दिए गए हैं। तो मैच करना है किस किस से संबंधित है। तो अनुच्छेद 54 ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 54 के अंदर। आर्टिकल 75 के अंदर आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, याद रखिए। इसके बाद में है अनुच्छेद 155, इसके अंदर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति आती है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 164, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आती है। तो इसमें सारे ऑप्शन मैच है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 के अंदर है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से वापस मैच करना है। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 67 ख में, अनुच्छेद 94 में और 90 में, तो मैच करना है आपको। तो इसमें है अनुच्छेद 61 में आता है राष्ट्रपति का पर महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 ख में आता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। 94 इसके अंदर है स्पीकर को हटाने का प्रावधान, और 90 के अंदर है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान। तो 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 ख के अंदर उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, 94 के अंदर स्पीकर को हटाना, और 90 के अंदर है राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसको हटाया जाना। तो इस तरीके से ये मैच है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 323 ए, 324, 330 और 320।
तो अनुच्छेद 323 ए, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है प्रशासनिक अधिकरण। 324 के अंदर है निर्वाचन। इसके बाद में 330 के अंदर है लोक सभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण। और 320 में है लोक सेवा आयोगों के कार्य। तो इस तरीके से ये मैच है। 323 ए के अंदर प्रशासनिक अधिकरण है, 324 में है निर्वाचन, 330 के अंदर है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद नंबर जो है 320, इसके अंदर है लोक सेवा आयोगों के कार्य। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं। तो इनसे संबंधित आर्टिकल दिए हुए हैं, तो आप मैच करना है इसको। तो संवैधानिक संशोधन किसके अंदर है? 368 के अंदर। इसके बाद में है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन जो है ये है अनुच्छेद 280 के अंदर। इसके बाद में है वित्तीय आपात, ये है 360 के अंदर। और अखिल भारतीय सेवाएं ये है 312 के अंदर। तो अखिल भारतीय सेवाएं 312 में, वित्तीय आपात 360 में, वित्त आयोग ये है 280 में, और संवैधानिक संशोधन है अनुच्छेद नंबर 368 में। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। तो ये कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 148 के अंदर। वित्त आयोग की बात करें तो ये है 280 में। प्रशासनिक अधिकरण ये है अनुच्छेद 323 ए में। और संघ लोक सेवा आयोग है 315 में। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 148 में, वित्त आयोग है 280 में, प्रशासनिक अधिकरण है अनुच्छेद 323 ए में, और संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद नंबर 315 में। अगला है अंतर्राज्य परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। और इधर अनुच्छेद दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो सही सम्मेलन देख लेते हैं। अंतर्राज्य परिषद है अनुच्छेद नंबर 263 में। 263 में क्या है? अंतर्राज्य परिषद। 280 में है वित्त आयोग, 323 के में है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और 315 में है संघ लोक सेवा आयोग। अगला है अनुच्छेद नंबर 17, 78, 192 और 352। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 17 में है न्याय के समक्ष समानता, ये मैच है। 78 में है संसद का गठन, अनुच्छेद 78 में क्या है? संसद का गठन है। 192 के अंदर है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, और अनुच्छेद 352 में है आपात स्थिति की घोषणा। तो सही बताना है इसमें, तीनों इसमें गलत है। ठीक है, 17, 78 और 192 ये इनके मैच नहीं है, चौथा वाला इसमें मैच है। तो 352 के अंदर आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद में है अनुच्छेद 78, इसके अंदर है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वो है। अनुच्छेद 192 के अंदर है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। तो ये तीनों गलत है, अनुच्छेद 17, 78 और 192। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं वो, और 192 के अंदर है राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। इस तरीके से इसका सही मैच है। नेक्स्ट है मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। 215 है, 222 है, 226 है और 227 है। तो आर्टिकल नंबर 215, ठीक है, आर्टिकल अंदर नंबर 215 के अंदर क्या है? इसका है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।
222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है। इसके बाद में है अनुच्छेद 226, इसमें विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और आर्टिकल 227 इसके अंदर है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो इस तरीके से ये सही मैच है। ये सारे जो प्रावधान है वो न्यायालय से संबंधित है, ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित है सारे प्रावधान। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो उच्च न्यायालयों के का प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, ये है आर्टिकल नंबर 241 के अंतर्गत। तो 239 के अंतर्गत है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है आर्टिकल 239 में। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 के अंदर है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और 242 है निरसित। अगला है अनुच्छेद 76, इसके बाद में है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75(1) और अनुच्छेद 131। तो इसको मैच करना है। अनुच्छेद 76 के अंदर है भारत का महान्यायवादी। इसके बाद में 148 के अंदर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 के में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 के अंदर है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो 76 के अंदर है भारत का महान्यायवादी, 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 75(1) के अंदर है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अगला है विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो इसको मैच करना है, तो सही मैच देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता ये है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। कार्य करने का अधिकार ये है अनुच्छेद 41 के अंदर। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ ये है 42 के अंदर। शैशवपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ये है अनुच्छेद 45 के अंदर। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 45 में। अनुच्छेद 42 में है कार्य करने की जो सही मानवीय स्थितियाँ, वो 41 के अंदर है कार्य करने का अधिकार, और 14 के अंदर है समानता, विधि के सम्मुख समानता। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में इसे अनुच्छेद 21 के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है। 271 क, 271 ख, ग और घ। इसके अंदर तो कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सम्मिलित नहीं है। 271 ग के अंदर मेघालय नहीं है, 271 क के अंदर है नागालैंड, ख के अंदर है असम और 271 ग के अंदर है आंध्र प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के का भाग है ये। ठीक है, 21 इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद और संबद्ध राज्य इस प्रकार है, कौन कौन से हैं इसमें। 271 में महाराष्ट्र और गुजरात है, 271 के अंदर है नागालैंड, ख के अंदर है असम और ग के अंदर मेघालय नहीं है, मणिपुर है। इसके बाद में है घ के अंदर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, और 371 ड के अंदर आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और च के अंदर है सिक्किम, छ के अंदर है मिजोरम, और ज के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, झ के अंदर है गोवा और ए के अंदर है कर्नाटक। नेक्स्ट चैप्टर है अपना अनुसूचियाँ, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों से संबंधित। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या बतानी है तो 12 हैं अनुसूचियाँ, ठीक है। 8 थी मूलतः, इसके बाद में 4 जोड़ी गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में 20 भाग है, भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो केवल तीसरा इसमें सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें सही है ओनली। तो भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल भाग 22 है और गणना के अनुसार है 25, और क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद 395 है और गणना के अनुसार है 470 से अधिक है लगभग। और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन अधिनियम क्रम से पहले 52वें, 73वें और 74वें द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो देखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन से, इसके बाद में है दूसरी अनुसूची को जोड़ा गया 52वें से, तीसरी को जोड़ा गया 73वें से और चौथी को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन सी है जो अनुसूची देती है, तो ये देती है पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची के अंदर है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची के अंदर है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है इसमें। तो पहले में तो क्या है, राज्य क्षेत्र या उसका विस्तार, ठीक है। राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम का उल्लेख है और उनके राज्य क्षेत्र और विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी के अंदर है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में है। तीसरी है शपथ का प्रारूप और चौथी है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो ये 4 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 12 में से ये 4 है फर्स्ट। अगला है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो कौन सी अनुसूची है जिसको संशोधित किया जाना चाहिए। नए राज्य का जैसे निर्माण करना है तो पहली अनुसूची को संशोधित करना होगा। अगला है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसको, तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, तो इसके अंदर है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप भी है एक। तो इसके बाद में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली, मतलब तीसरी जो अनुसूची है इसके अंदर शपथों का प्रावधान है। और तीसरा पॉइंट है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो तीनों की शपथ का प्रारूप है, राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो इसमें देखो तीसरी अनुसूची में शपथ किस किस की का प्रारूप दिया गया है, संघ के मंत्री का, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी का, संसद के सदस्य का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, किसी राज्य के मंत्री का, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी का, राज्य विधानमंडल के सदस्य का और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। अनुच्छेद 60 में है शपथ का प्रारूप किसकी, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप। अगला है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें चौथी, षष्ठ, छठी, 8वीं और 9वीं, तो इनको मैच करना है। तो 8वीं तो अपन सबको पता है भाषा से संबंधित है। इसके अलावा 9वीं है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित। छठी है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित। चौथी है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। छठी अनुसूची किसके से संबंधित है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। अगली है 7वीं अनुसूची, 8वीं है, 8वीं तो भाषा से संबंधित है। 9वीं है भूमि सुधार से संबंधित।
10वीं किससे संबंधित है? 10वीं है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित, ठीक है। और 7वीं अनुसूची है आपकी विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित। तो 7वीं है विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित। 8वीं है भाषाएं। 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं के अंदर है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इस तरीके से ये सही मैच है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो 7वीं में क्या है? 7वीं में अभी हमने पढ़ा है विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं के अंदर क्या है? 9वीं के अंदर है 9वीं अनुसूची के अंदर है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, जैसे भूमि सुधार वगैरह। और 10वीं अनुसूची के अंदर है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? कि उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे जब संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था इसको? 1951 में। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले जो अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध जो है इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले जो भूमि सुधार कानून है इनको न्यायिक न्यायालय में चुनौती देने से रोकना। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1951 के संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। तो भूमि सुधार अधिनियमों को किस में शामिल किया गया है? संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो 9वीं अनुसूची के अंदर इनको शामिल किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है, किसी कानून विशेष को डाल सकती है, सही है ये। और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता एवं इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो ये गलत है, तो केवल एक इसका सही है। तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम था 1951। इसके जरिए संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए हैं। तो इसमें क्या क्या जोड़े गए हैं? प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख जोड़े गए हैं। संसद के द्वारा विधि विशेष जैसे भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जाना आशित है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल है। कितनी है? 282 विधियाँ शामिल है। अनुच्छेद 31 ख ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत या उसको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोयलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए ये स्पष्ट किया कि संसद जो है इसको 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 ये है केशवानंद भारती वाद इसके निर्णय की तिथि। इसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। तो पहला सही है और इसमें दूसरा गलत है। अगला है कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोयलो केस ये संबंधित है 9वीं अनुसूची से,
ठीक है। तो कोयलो केस कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। मिलान करना है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघीय सूची के अंदर क्या आता है? इसके अंदर है 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची के अंदर कितनी प्रविष्टियां हैं? ये है इसके अंदर 66 प्रविष्टियां, और समवर्ती सूची के अंदर है 47 प्रविष्टियां। तो ध्यान रखिए, समवर्ती सूची में है सबसे कम 47, राज्य सूची में है 66 और सबसे ज़्यादा है संघीय सूची में 97। तो 47, 66 और 97। संघीय सूची के अंदर 97, वर्तमान में है 98, राज्य सूची में 66 और वर्तमान में 59 है, और समवर्ती सूची में है 47 प्रविष्टियाँ और वर्तमान के अंदर 52 है। तो ये तीनों टर्म याद रखिए। वर्तमान में 98 है, फिर है 59 और इसके बाद में है 52। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक योजना आती है समवर्ती सूची के अंदर। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। तो योजना आयोग का गठन भी इसी के आधार पर किया है, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 के आधार पर। आर्थिक नियोजन भारतीय समाज की किस सूची में शामिल है? आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम, क्रूरता की रोकथाम, ठीक है, इसको भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो प्रविष्टि संख्या है इसकी 17। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो, टेलीविज़न और विदेशी मामले। तो इनमें से जो सब्जेक्ट नंबर 2 है आपराधिक मामले, ये है समवर्ती सूची का। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले और रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, और आपराधिक मामले हैं समवर्ती सूची में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंदर है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। तो इनमें से कौन सी मद है जो भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंदर है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है समवर्ती सूची के अंदर। यह है समवर्ती सूची में, और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि जो है ये है राज्य सूची के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जनगणना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा और दल बदल विरोध। तो सम्मिलित नहीं है बताना है, तो तीसरा इसमें सम्मिलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये चौथी में है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है राज्य सूची का विषय, जनगणना है संघ सूची का, और दल बदल विरोध है 10वीं अनुसूची के अंदर। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची के अंदर है ये, ठीक है, और राज्य सूची का विषय है। जनगणना है 7वीं अनुसूची में है ये भी, और संघ सूची के अंदर है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची के अंदर है, और दल बदल विरोध है 10वीं अनुसूची के अंदर। निम्नांकित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसके अंदर जो है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन कर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा गया है। महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57, ठीक है, इसके द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। पहले थी ये राज्य सूची का विषय, 42वें संविधान संशोधन में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है।
कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है और रक्षा जो है संघ सूची के विषयों में शामिल है। अगला है शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची में का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको इसमें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संशोधन में वनों को भी पहले राज्य सूची में थे वन, उसके बाद में इनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये सारे हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय एवं संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वन है समवर्ती सूची में, सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है। डाकघर और बचत बैंक संघीय सूची में है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंदर है। तो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 245 से लेकर 255 के बीच में जो दोनों की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, ये डिवाइडेड है भारतीय संविधान की। तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन है समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य है राज्य सूची में, और शेयर बाजार और डाकघर है जो है ये दोनों संघीय सूची में है। तो शेयर बाजार किसके अंदर है? संघीय सूची के अंदर। नेक्स्ट है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो इसके अंदर सुमेलित करना है। केंद्र सूची में क्या आता है? तो केंद्र सूची में आती है जनगणना। राज्य सूची में आते हैं पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में आते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये है अवशिष्ट विषय। ठीक है, तो अवशिष्ट विषय भी ये केंद्र के अधीन ही रहते हैं और इसमें आता है अंतरिक्ष अनुसंधान। समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। राज्य सूची में है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था और केंद्र सूची के अंदर है जनगणना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रावधान बताने कौन कौन से हैं? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है, ये शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, सही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची, तो ये सब जो है प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। तो शिक्षा के प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 45 में है। और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के प्रावधान है किस में? अनुच्छेद नंबर 243(6) और ब के अंदर। ठीक है, शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं 45 में, 243(6) में और 243(ब) में। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्वों का भाग है ये। बच्चों की सशोपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6), ठीक है, 243(6) इसके अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं को के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंदर। तो पंचायत तो करेगी 243(6) में, 6 के अंतर्गत, और नगर पालिका करेगी 243(ब) के अंतर्गत। शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है और जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। तो दोनों के अंदर उल्लेख है, मतलब राज्यों के अंदर भी और ये नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 के अंदर भी। षष्ठम एवं सप्त अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची, इसमें भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में भी शामिल है। जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी इसमें आ जाते हैं। तो 5वीं अनुसूची में है, 6ठी में है, 7वीं में है, 243(6) और ब में है और 45 के अंदर है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून,
ठीक है, तो ये है 10वीं अनुसूची के अंदर। तो संविधान की 10वीं अनुसूची है, इसके अंदर दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ज्ञात है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधित किया गया और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। तो 10वीं अनुसूची जो है ये जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये याद रख लीजिए, और ये हुआ था 1985 के द्वारा। इसके बाद में 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भी संशोधन किया गया है और इस संशोधन का उद्देश्य क्या है, दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में जो मंत्रिपरिषद है इसके आकार को निर्धारित करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है दल बदल विरोधी कानूनों को। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है 10वीं अनुसूची का संबंध। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल प्रतिरोधी विधेयक से है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 7वीं अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का है, जनगणना का है, बीमा का भी है, लेकिन गैस का इसके अंदर उल्लेख नहीं है। तो इसके अंदर जो है बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है और गैस जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, गैस क्या है? राज्य सूची का विषय। गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। ये टैक्स जो इन पे लगता है वो भी राज्य सूची में है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो है संघ सूची का विषय है। तो विक्रय पर जब टैक्स लगेगा तो वो तो है राज्य सूची का विषय, और उत्पाद पर अगर टैक्स लगता है प्राकृतिक गैस हो गई तो यह है संघ सूची का विषय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है बताना है। तो कृषि नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। रक्षा हुआ, वैदेशिक मामले हुए, रेलवे हुए, भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय है। कृषि है राज्य सूची का विषय। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख है रेलवे पुलिस का। ठीक है, राज्य सूची में है ये भी। तो शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर जो है राज्य सूची में शामिल है। विद्युत का अगर उपभोग और विक्रय पर जो टैक्स लगता है वो राज्य सूची का विषय है। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस, ये याद रखिए, पुलिस भी राज्य सूची में है, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची में है। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, दोनों। निगम कर संघ सूची में है, जनगणना संघ सूची में है, और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है समवर्ती सूची में। पंचायती राज विषय जो है किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है राज्य सूची में शामिल पंचायती राज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची सेकंड समवर्ती सूची में शामिल है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। ठीक है, तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसकी अनुसूची थर्ड है, समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस जो है रेलवे पुलिस हुई और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दंड प्रक्रिया। अगला है विवाह। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो विवाह, विच्छेद और गोद लेना ये जो है सूची निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो सूची 3 जो है उसके अंदर शामिल किए गए हैं समवर्ती सूची के अंदर, विवाह, विच्छेद और गोद लेना।
अगला है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची और प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन किस सूची और प्रविष्टि में है। तो ये है सूची 1 प्रविष्टि संख्या 72 में और सूची 2 प्रविष्टि संख्या 37 में। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की अनुसूची फर्स्ट की प्रविष्टि 72, ठीक है। इसमें संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग है। किसके अंदर है ये? 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट यानी संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 72 पे है ये। और सूची 2 मतलब राज्य सूची है ये, और इसमें प्रविष्टि संख्या है 37, ठीक है। ये तो है प्रविष्टि संख्या 72, ये है 37। इसमें संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। अगला है सरकारों के द्वारा शुल्क पर एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो टैक्स, शुल्क और कर लगाने का अधिकार ये है 7वीं अनुसूची के अंदर। केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे जो हैं संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। भूमि सुधार कौन सी सूची के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार आता है राज्य सूची के अंदर। भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नवी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। अगला है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जा सकता है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स इसके बाद में निर्णय लेते हुए कहा था कि जनजातीय जो भूमि है इसको राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची के अंदर अकृत और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, किस अनुसूची के अंदर है विभिन्न राज्यों के में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध। तो ये है 5वीं अनुसूची के अंदर। इसमें 5वीं अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो है 6ठी अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में है ये? 6ठी अनुसूची के अंदर। 5वीं अनुसूची के अंदर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित मतलब इनके अलावा, और ये जो राज्य है ये 6ठी अनुसूची में। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। तो अनुसूचित जनजातियों और हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंदर जो उपबंध है वो संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो कौन से राज्य के अंदर लागू नहीं होती है अनुसूची 6? तो ये मणिपुर के अंदर लागू नहीं होती है। असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें लागू होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 6ठी अनुसूची। तो ये संबंधित है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं किस राज्य में? त्रिपुरा के अंदर। असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ और
मिजोरम, मेघालय में नहीं, मिजोरम, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा याद रखिए, AMMT से याद रख लीजिए। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर निम्नलिखित में जो है वो किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची तो ये संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके माध्यम से जोड़ी गई, और इसमें कुल 29 विषय है, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण हुआ, महिला एवं बाल विकास हुआ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हुई, ये शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये सब जो है 11वीं अनुसूची के से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? विषयों की बात करते हैं तो 29 विषय है किसके अंदर? संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उद्देश्य का हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।